यहाँ मैं जल्दी से स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ और फिर हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की टूल किट में और टूल्स को जोड़ना चाहता हूँ। पहले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या z है और यह a प्लस bi के बराबर है और स्पष्ट तौर से इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग a है, तो ये है वास्तविक भाग, रियल पार्ट। अब ये वास्तविक भाग के बाद जो बचा हुआ भाग है, इसे हमने साधारण बोलचाल की भाषा में इमेजिनरी पार्ट बोला था, काल्पनिक भाग बोला था, लेकिन ये काल्पनिक संख्या है। हमें शब्द काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि इसे हमने रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका एक औपचारिक अर्थ भी है। जब हम सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग की बात करते हैं और औपचारिक रूप से उसे लिखते हैं, तो उसे हम REZ से लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, और वो यहाँ पे a के बराबर है। यहाँ पे स्पष्ट तौर से ये a के बराबर है। लेकिन जब हम सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग की बात करते हैं और इसे औपचारिक रूप से लिखते हैं, तो इसे हम IMZ से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि z का काल्पनिक भाग, और ये i में गुणा की गई संख्या के बराबर होता है। तो यहां पर i में b का गुणा है, तो ये b के बराबर होगा। तो औपचारिक रूप से इमेजिनरी पार्ट का मतलब है वह संख्या जो i को स्केल कर रही है, मतलब i में जिस संख्या का गुणा है। लेकिन जब मैं सम्मिश्र संख्या के बारे में सोचता हूं, तो इसे मैं एक वास्तविक संख्या तथा एक काल्पनिक संख्या के रूप में देखता हूं। अगर कोई मुझसे पूछे कि इसका इमेजिनरी नंबर कौन सा है, यानी कि काल्पनिक संख्या कौन सी है, तो मैं पूरे bi को बताऊंगा। लेकिन यदि मुझसे कोई पूछता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, काल्पनिक भाग क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसे मैं i के गुणांक से बताऊंगा। मतलब जो संख्या i को स्केल कर रही है, उस संख्या को मैं बताऊंगा कि इसका ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि काल्पनिक भाग है। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि जब हम औपचारिक रूप से IMZ लिखते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का काल्पनिक भाग लिखते हैं, तो वो i के गुणांक के बराबर होता है, मतलब जिस संख्या का i में गुणा है उसके बराबर होता है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जब हम इमेजिनरी पार्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब हमारा bi से होता है, काल्पनिक संख्या से होता है। आम बोलचाल की भाषा में हमने इसे इमेजिनरी पार्ट इसलिए भी बोला, काल्पनिक भाग इसलिए भी बोला, क्योंकि z तो एक सम्मिश्र संख्या है और सम्मिश्र संख्या में दो भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग होता है, एक काल्पनिक भाग होता है उसका, क्योंकि वो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलाकर बनती है। तो जाहिर सी बात है a तो इसका वास्तविक भाग है। अब अगर वास्तविक भाग को हटा दिया जाए, वास्तविक संख्या को हटा दें, तो जो बचता है वो तो काल्पनिक भाग होगा ना। तो इस वजह से हमने आम बोलचाल की भाषा में bi को काल्पनिक भाग बोल दिया, इमेजिनरी पार्ट बोल दिया। लेकिन औपचारिक रूप से जब हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कि z का काल्पनिक भाग लिखते हैं, तो हम b को ही लिखते हैं, मतलब वह संख्या लिखते हैं जिसका गुणा i में होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, स्पष्ट तौर पे ये बातें समझ आ गई होंगी। तो ये सब जान लेने के बाद अब मैं आपको सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी के विचार से परिचित कराना चाहता हूं। तो यदि सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस bi है, तो इसका कॉन्जुगेट, इसका संयुग्मी z बार से लिखा जाता है, और कभी कभी हम इसे z स्टार से भी लिखते हैं, और ये बराबर होता है a माइनस bi के। आइए इसको आर्गन प्लेन में देखते हैं, या फिर कहें कॉम्प्लेक्स प्लेन यानी कि सम्मिश्र तल में देखते हैं। तो सम्मिश्र तल में ये वास्तविक अक्ष है, जो क्षैतिज रेखा है वो वास्तविक अक्ष होती है, जिसे हम RE से लिखते हैं, और ये काल्पनिक अक्ष है, ऊर्ध्वाधर रेखा से जिसे हमने बनाया है, ये काल्पनिक अक्ष है, जिसे हम IM से लिखते हैं। और यदि इस तल में z यहां पर कहीं है, ये z है, तो इस सम्मिश्र संख्या को हम एक सदिश की तरह देख सकते हैं, और वह सदिश मूल बिंदु से इस सम्मिश्र संख्या को मिलाने पे मिलेगा, तो ये है। तो इसे हम एक स्थित सदिश के रूप में देख सकते हैं, जिसका एक घटक a के बराबर है, जो क्षैतिज घटक है, और ऊर्ध्वाधर घटक b के बराबर है। ऐसे भी देख सकते हैं इसको हम। लेकिन जब हम z के संयुग्मी z बार को देखते हैं, तो ये वास्तविक अक्ष पर a तक गया है, यहां तक, और काल्पनिक अक्ष पर b ना जाकर के माइनस b गया है, तो यानी कि नीचे की तरफ b गई, तो यहां पे गई, तो माइनस b। तो यदि हम z बार को बिंदु से दिखाएं, तो यहां पर होगा कहीं, और इसको सदिश रूप में दिखाएं तो कुछ ऐसे है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यदि हम सम्मिश्र संख्या z का प्रतिबिंब वास्तविक अक्ष में ले लें, तो हमें यहाँ पे z बार मिल जाएगा, z का संयुग्मी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने जिस बिंदु से z को निरूपित किया है, उसका जो पोजीशन वेक्टर है, यानी कि स्थिति सदिश है,
वो भी सम्मिश्र संख्या z को बताता है, और z बार को जिस बिंदु से निरूपित किया है उसका जो स्थिति सदिश है यानी कि पोजीशन वेक्टर है वो भी z बार को निरूपित करता है, यानी कि उस z के संयुग्मी को निरूपित करता है। और यहां पर हमने इन सम्मिश्र संख्याओं को z तथा z बार को इन स्थिति सदिशों से इसलिए भी दिखाया है, इन पोजीशन वेक्टर से इसलिए दिखाया है ताकि हम इन दोनों के योग को आंखों से देख पाए, उनको चित्र में देख सकें कि योग किस प्रकार से हो रहा है। तो ये पीला वेक्टर है, ये सम्मिश्र संख्या z है, और ये जो बैगनी वेक्टर है ये सम्मिश्र संख्या z बार है। तो इन दोनों सदिशों को हमें जोड़ना है, तो पहले सदिश के सिरे पर दूसरे सदिश का पूंछ रखते हैं तथा उसकी दिशा व परिमाण को बिना बदले हम सदिश को खींचते हैं। तो ये देखिए यहां पर ना तो इसकी मैंने दिशा बदली ना परिमाण बदला। तो अब इन दोनों सदिशों का योग हमें ये सदिश मिलेगा जिसे हम नीले रंग से दिखा रहे हैं। तो ये नीले रंग से खींचा गया सदिश z प्लस z बार है और इसकी लंबाई 2a के बराबर है, तो ये 2a है। तो यहां से साफ तौर पर दिख रहा है कि z प्लस z बार 2a के बराबर होगा। और इसको हम बीजगणितीय रूप से भी देख सकते हैं कि यदि हम सम्मिश्र संख्या a प्लस ib लिखते और उसको इसके संयुग्मी से जोड़ते तो a प्लस ib का संयुग्मी होता a माइनस ib, तो हमें क्या मिलता, ib से ib कट जाता तो हमें ये 2a के बराबर मिलता। तो यहां पर एक चीज हम और लिख सकते थे, हम लिख सकते थे कि z प्लस z बार ये तो 2 गुणे z के वास्तविक भाग के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते थे 2 गुणे रियल पार्ट ऑफ z, z का वास्तविक भाग, या फिर इसे हम 2 गुणे रियल पार्ट ऑफ z बार भी लिख सकते थे, यानी कि 2 गुणे z बार के वास्तविक भाग के बराबर भी लिख सकते थे, क्योंकि जो z का वास्तविक भाग होता है वही z बार का वास्तविक भाग होता है। तो अब चूंकि जब हमने सम्मिश्र संख्या तथा उसके संयुग्मी के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर ली है तो अब हम सोचते हैं कि ये इस्तेमाल कहां पर होगा। तो यदि हम एक प्रश्न लें, एक सम्मिश्र संख्या लिखें 1 प्लस 2i और इसको एक सम्मिश्र संख्या से भाग दे दें 4 माइनस 5i। अब हम इस सम्मिश्र संख्याओं के भाग को सरल करके एक सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं, यानी कि a प्लस bi के रूप में लिखना चाहते हैं। तो ये करने के लिए जो एक तरीका है कि हर में जो सम्मिश्र संख्या लिखी है इसके संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा कर दें। तो 4 माइनस 5i हर में सम्मिश्र संख्या है, इसका संयुग्मी हुआ 4 प्लस 5i, तो 4 प्लस 5i से हम ऊपर गुणा कर दें, अंश में गुणा कर दें, तथा 4 प्लस 5i से हम हर में गुणा कर दें। तो यहां पर आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि जो मूल समस्या थी, हमारी मूल प्रश्न था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ये करने से, क्योंकि 4 प्लस 5i तो 4 प्लस 5i से कट जाएगा, तो अंततः हमें 1 मिलेगा, और किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है, मतलब 1 प्लस 2i बटे 4 माइनस 5i ही होगा ये। तो फिर हमने इसको किया ही क्यों हमने इसे अंश और हर में गुणा कर दिया? हमने इसलिए किया क्योंकि यह करने से हमें हर में एक वास्तविक संख्या मिल जाएगी। आइए इसको यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये बराबर है, तो अंश को पहले हम गुणा करते हैं। तो अंश में इन दो संख्याओं का गुणा करने के लिए हम पहली संख्या के प्रत्येक भाग को दूसरी संख्या के प्रत्येक भाग से गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा हुआ 4 से, 1 गुणे 4 4, 1 का गुणा हुआ 5i से, तो ये है प्लस 5i, फिर 2i का गुणा हुआ 4 से, तो ये हो गया 8i, और 2i का गुणा हुआ 5i से, तो ये हो गया 10 गुणे i की घात 2, जो कि होगा -10 बटे। तो यदि हम हर को देखें तो ये a माइनस बी गुणे a प्लस बी के रूप में लिखा है, और हमें पता है a माइनस बी गुणे a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये तो 4 स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर है। या फिर आप चाहते तो जैसे हमने ऊपर गुणा किया वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ता है। तो अंश में क्या आएगा? अंश में यदि हम वास्तविक भागों को देखें तो 4 माइनस 10 ये -6 हो गया, और काल्पनिक भागों को देखें तो 8 और 5 हुआ 13, तो 13i बटे हर में क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 है, और 5i का स्क्वायर 25i स्क्वायर होगा, जो कि -25 के बराबर होगा, क्योंकि i स्क्वायर तो -1 है, लेकिन -25 गुणे ये माइनस बाहर का जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 25 हो जाएगा, और 16 और 25 तो 41 होता है, तो हर में आ गया 41, और अंश में है -6 प्लस 13i, और अंततः इसको हम लिख सकते थे -6 बटे 41 प्लस 13 बटे 41 गुणे i। अतः यहां पर हम इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को भाग दे पाए, और उसका उत्तर हमें मिला -6 बटे 41 प्लस 13 बटे 41 i।
तो यहां से जो काम की चीज हमें पता चलती है कि यदि हम किसी सम्मिश्र संख्या z को उसके संयुग्मी से गुणा कर दें, उसके कॉन्जुगेट से गुणा कर दें तथा इसे हल करें तो हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस आई बी का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो -1 है और -1 का गुणा माइनस से प्लस होगा तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी सम्मिश्र संख्या को यदि हम उसके संयुग्मी से गुणा कर दें तो हमें एक वास्तविक संख्या मिलती है, और ये वास्तविक संख्या और कुछ नहीं बल्कि सम्मिश्र संख्या z के मॉड का स्क्वायर है, यानी कि सम्मिश्र संख्या z के मापांक का स्क्वायर है। तो ये z के मापांक का स्क्वायर है। तो यहां से जो हमें काम की चीज पता चली कि z का गुणा z बार के साथ हमें मॉड z का स्क्वायर देता है, और ये बहुत काम की चीज है। ये तब बहुत काम आती है जब हमें इस प्रकार से भागफल में सम्मिश्र संख्याएं दी हों और उनको हमें सरल करना हो, तो इसका प्रयोग करके हम इन्हें आसानी से सरल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी काफी सहायक सिद्ध होती है उन प्रश्नों में जहां पर हम सम्मिश्र संख्याओं का भाग ज्ञात करने की कोशिश कर रहे होते हैं।